प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल तारा स्टोरी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक और पिंजरा खुल गया है। श्वेता आलीशान कोठी के एयर कंडीशन कमरे में बैठी थी। कमरे की भव्यता देखते ही बनती थी। बेशकीमती सोफे, दीवान, बीच में हाथी दांत का नक्काशी किया सेंटर टेबल, मखमली कालीन, दीवारों पर बेहद कीमती पेंटिंग और बहुमूल्य पर्दे कमरे की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। सेंटर टेबल पर ड्राई फ्रूट की ट्रे रखी थी। हाथ में इम्पोर्टेड विस्की का जाम। अप्सरा सी सुंदरता व मॉडर्न लिबास में वो किसी चित्रकार की सुंदरतम रचना प्रतीत होती थी। तभी द्वार की कॉलबेल बजी। वर्दीधारी नौकर ने द्वार खोला। सामने बेहद हैंडसम व स्मार्ट नवयुवक खड़ा था। कौन है सुंदर? नौकर से पूछा। नौकर के पीछे आते ही युवक ने कहा, मैं हूँ, तुम्हारा खादिम। अरे योगी तुम? कहो, क्या समाचार लाए हो? कोई और नहीं मिला? श्वेता ने पूछा। नहीं श्वेता, अभी शांत रहो, क्योंकि इधर पुलिस काफ़ी चौकन्नी हो गई है। जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, योगी ने कहा। योगी का असली नाम योगेश था, पर श्वेता उसे प्यार से योगी कहती थी। योगी पुलिस का अधिकारी था, डीआईजी, मगर श्वेता का प्रेमी। श्वेता तलाकशुदा औरत थी। उसका पति सुधीर करोड़पति बिजनेसमैन था। वह श्वेता के मोहक रूप पाश में बंध गया। श्वेता खूबसूरत नागिन थी, जिसका डसा पानी भी न मांगे। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी व पली श्वेता की इच्छाएं बहुत बलवती थीं। खूबसूरत श्वेता हैंडसम मालदार पति की कामना रखती थी। पिता एक फर्म में मामूली से क्लर्क थे। थोड़ी सी तनख्वाह में दो बेटियां और दो बेटों का परिवार। पत्नी सदा बीमार रहती। मयंक व मधुर, श्वेता व समृद्धि। श्वेता को छोड़ सभी बच्चे अपने पिता की परेशानी समझते, मगर श्वेता की महत्वाकांक्षाएं आसमान छूती थीं। बढ़िया से बढ़िया परिधान उसकी कमजोरी थी। उसकी एक सहेली जो उसके साथ पढ़ती थी, बहुत अमीर बाप की इकलौती बेटी, श्वेता की खूबसूरती से प्रभावित होकर वह उसके नज़दीक आ गई। श्वेता और अंजू, अंजू और श्वेता, और न कुछ सूझता। श्वेता को अपने साधारण कपड़े अंजू के सामने फीके लगते। अंजू अपने पुराने कपड़े श्वेता को दे देती। श्वेता भी एक बार के पहने व रिजेक्ट कपड़े खुशी खुशी पहन लेती। उसके पापा ने कई बार समझाया, श्वेता बेटी, अपनी हद में रहकर जिंदगी गुजारो, औरों के महल देखकर अपनी कुटिया नहीं जलानी चाहिए। धरती पर रहकर चांद पाने की तमन्ना करने वाले सदैव औंधे मुँह ही गिरते हैं। रूपलाल उसे समझाते तो वह मुंह बिचकाकर चली जाती। माँ कुछ दिन बाद बीमारी को बताकर भगवान को प्यारी हो गई। समृद्धि एक समझदार लड़की थी। पत्नी की बीमारी और उसकी मौत से टूटे रूपलाल भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। मयंक और मधुर अपने पापा से पहले ही जुदा हो गए थे। एक बैंक की नौकरी में लगते ही मुरादाबाद चला गया और मधुर भी शादी कर घर जमाई बनकर इंदौर चला गया था। पिता के देहांत के बाद श्वेता व समृद्धि अकेली रह गई। रूपलाल के मालिक मनीष उनके घर आए अफसोस करने। दोनों बेटियों को असहाय देखकर उन्होंने श्वेता को अपने फर्म में नौकरी दे दी। साल 2 साल सब ठीक ठाक चलता रहा। पिता के देहांत के बाद श्वेता और स्वच्छंद हो गई। उस पर अंकुश समाप्त हो गया। उन्हीं दिनों किसी काम से सुधीर अपने पिता मनीष से मिलने कंपनी आया तो उसकी नज़रें श्वेता से मिली। वह श्वेता के रूप सौंदर्य में खोकर रह गया। कहते हैं औरत के अंदर छठी इंद्रियां काम करती हैं। सो सुधीर की नज़रों की भाषा श्वेता पढ़ चुकी थी। उसने एक मोहन मुस्कान उसकी ओर उछाली। सुधीर उस रूपसी की मधुर मुस्कान में खो सा गया। धीरे धीरे सुधीर ने रोज ऑफिस आना शुरू कर दिया। श्वेता
व सुधीर की नज़दीकियां बढ़ती गईं और एक दिन दोनों शादी के बंधन में बंध गए। धन वैभव श्वेता के कदमों में था। उसका चिर स्वप्न पूरा हो गया। उसके सम्मोहन में बंधा सुधीर श्वेता के इशारों पर नाचने लगा। धीरे धीरे अपनी संपत्ति, करोड़ों की जायदाद श्वेता के नाम कर दी। समृद्धि को श्वेता अपने पास ही ले गई। इतनी धन संपदा की मालकिन होते ही श्वेता की स्वच्छंदता बढ़ गई। उसने सुधीर की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। धन पास होता है तो धन के लोभी भी आसपास मंडराने लगते हैं। अब उसने क्लबों, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी जान पहचान हो गई। भला की खूबसूरत तो वह थी ही। पैसा आते ही अच्छे रहन सहन व खान पान के कारण उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए। बड़े बड़े राजनेताओं से परिचय हुआ। कहते हैं धन आते ही कई बुराइयां भी साथ आती हैं। उन्हीं दिनों उसकी भेंट योगी से हुई। वह भी धन्ना सेठ चंद्रपाल का इकलौता बेटा था। वह बच्चों व लड़कियों का दलाल था। उसने पुलिस में नौकरी कर ली थी ताकि उस पर किसी को शक न हो। अपनी पूरी गैंग बना रखी थी। श्वेता और उसमें घनिष्ठता हुई तो दोनों ने सारी हदें पार कर दी। दोनों इस धंधे में पार्टनर बन गए। अब उसने सुधीर की परवाह करना बिल्कुल बंद कर दी। दोनों में आए दिन तकरार होने लगी, जो कि तलाक पर जाकर समाप्त हुई। टूटे हुए सुधीर को ऐसे में सहारा मिला समृद्धि के कंधों का। सुधीर की सारी संपत्ति तो श्वेता ने अपने नाम करवा ली थी। सुधीर के पिता मनीष ने उसे घर से अलग कर दिया। वह श्वेता से कभी खुश नहीं थे, सो उन्होंने उसके अपनी जायदाद से उसका हिस्सा देकर अलग कर दिया। श्वेता ने सुधीर को सड़क पर पहुंचा दिया। सुधीर ने अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लेकर फिर से बिजनेस शुरू किया। समृद्धि से उसने शादी कर ली। उसके भाग्य से उसका व्यापार फिर से चमक उठा। श्वेता व योगी मिलकर लड़कियों व बच्चों की सप्लाई करते। धन बरस रहा था। फिर योगी ने स्वयं को अलग कर श्वेता को पूरा चार्ज सौंप दिया। अब वह हेड थी। इस समय योगी सादी वेशभूषा में था। अब तक कितने बच्चे हमारे पास हैं और कितनी लड़कियां? श्वेता ने पूछा। यही कोई 20 बच्चे व 10 लड़कियां। 5 और हो गए तो उन्हें सेक ले जाएगा, योगी ने कहा। तो 5 लड़कियों का प्रबंध तुम ही करोगे? तुम्हारी मर्दानगी पर कितनी फिदा हैं। वो तुम चिंता ना करो, जब तक तुम्हारा योगी है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत जल्दी सब प्रबंध हो जाएगा। रुचि आज बहुत खुश थी। उसके सपनों का राजकुमार उसे मिल गया था। चंद्र बेहद स्मार्ट लड़का उस पर फिदा हुआ था। वह रुचि पर दिल खोल कर धन खर्च करता। रुचि असाधारण सुंदर थी। बिना माँ के उसकी परवरिश उसकी मामी ने की थी। घर का सारा काम करके कॉलेज जाती। जब तब अपनी मामी द्वारा तिरस्कृत प्यार की भूखी रुचि की जिंदगी में जब चंद्र आया तो वह बेतहाशा ही उसकी ओर खिंचती चली गई। चंद्र ने उसे हीरोइन बनाने के सब्ज बाग दिखाए। उसकी सुंदरता की इतनी प्रशंसा थी कि वह हवा में उड़ने लगी। यह चंद्र और कोई नहीं, योगी ही था। भोली भाली रुचि उसके बिछाए जाल में फंसती चली गई। योगी उर्फ चंद्र ने आज उसे मंदिर में शादी के लिए बुलाया था। सपनों के हिंडोलों पर झूलती रुचि मंदिर पहुंची तो एक पंडित के सामने योगी ने फूल माला डालकर शादी की रस्में पूरी करने का स्वांग रचा। मांग भरने के बाद उसे लेकर श्वेता के पास आया। उसने श्वेता को अपनी भाभी बताया। रुचि घर की ठाट बाट देखकर स्वयं को भाग्यशाली समझने लगी। श्वेता ने जब रुचि को देखा तो उसकी खूबसूरती से जल उठी। उसने योगी की ओर देखा कि कहीं रुचि की सुंदरता उसे योगी से दूर ना कर दे। योगी, इसके कमरे में पहुंचा कर आओ, मुझे तुमसे बातें करनी है, आशंकित श्वेता बोली। योगी, कौन है ये चंद्र, है ना? अचानक रुचि श्वेता के योगी बुलाने पर चौंकी।
श्वेता को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी योगी ने बात संभाली। मेरे घर का नाम योगी है, कहकर योगी रुचि को एक सजे कमरे में, जो कि अंडरग्राउंड था, ले गया। कमरे की भव्यता रुचि के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ गई। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। योगी यह कहकर चला गया। जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसमें ऑटोमेटिक लॉक लगा था। एयर कंडीशन कमरे में बिस्तर पर लेटते ही रुचि को नींद ने घेरा। श्वेता के पास आते ही योगी रोमांटिक हो गया। उसने श्वेता को अपनी बाहों में भर लिया। श्वेता पल भर में ही भूल गई कि योगी को क्या कहने को बुलाया था। दोनों प्रेम के हिंडोलों में झूलने लगे। इसी अदा ने श्वेता को योगी का गुलाम बना रखा था। रुचि की नींद खुली तो रात के 10 बज रहे थे। पलंग के पास खाने की प्लेट रखी थी, पानी का जग रखा था। सामने दीवार में आदमकद शीशा लगा था। आईने में अपने अस्त व्यस्त कपड़े देख रुचि अटैच बाथरूम में घुस गई। वहाँ तरह तरह के शैम्पू व सेंट रखे थे। उसने टब में मन भर कर स्नान किया। वहाँ पर अलमारी में कुछ लेडीज कपड़े रखे थे। एक नाइटी निकाल कर पहन ली तथा पलंग पर बैठकर उसने चंद्र की प्रतीक्षा करने लगी। वक्त सरकने लगा। सुबह घर से नाश्ता करके निकली थी, तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे अतड़ियाँ कुलबुला रही थीं। देखते देखते रात के 12 बज गए थे। रुचि से रहा नहीं गया। उठकर दरवाज़ा खोलना चाहा, परंतु द्वार बाहर से लॉक था। उसने दरवाज़ा पीट डाला। तभी द्वार खुला। अंदर एक भयानक चेहरे वाला आदमी आया। क्यों शोर मचा रही हो? अब क्या चाहिए? उसके गले से भेड़िए सी गुर्राहट निकली। वो कहाँ है? रुचि के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कौन वो? किसे पूछ रही हो? ज़्यादा शोर ना करो। खाना खाकर चुपचाप सो जाओ, सुबह पूछना, उस भयंकर चेहरे वाले ने कहा और लॉक लगाकर चला गया। डर के मारे रुचि की हालत खराब हो गई। भूख समाप्त हो गई। उसका स्थान एक अशांक ने ले लिया। कहीं किसी के चंगुल में तो नहीं आ फंसी? कहीं ये शादी ढोंग तो नहीं? नहीं नहीं, इतने भोले भाले चेहरे वाला चंद्र कोई जालसाज नहीं हो सकता। फिर ये तो पुलिस ऑफिसर है। नहीं, मेरी शंका निर्मूल है। जरूर पुलिस स्टेशन में कोई काम आ गया होगा। अपने मन को सांत्वना दी। थोड़ी मन को शांति मिली तो भूख फिर जाग उठी। खाने की प्लेट उठाई। तरह तरह के व्यंजन देखकर वह खाने पर टूट पड़ी। पेट भरने के पर फिर मन की आशंकाओं से घिर गई। आखिर शादी करके कौन इंसान पहली रात अपनी पत्नी से दूर रह सकता है? पहली रात का हर नवविवाहित को बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर चंद्र क्यों नहीं आया? और वह भयंकर चेहरे वाला शख्स कौन था? यहाँ क्या कर रहा था? अनगिनत सवालों से घिरी रुचि की आंखों से नींद उड़ गई थी। वह उठकर कमरे में टहलने लगी। दरवाज़ा खोलना चाहा तो लॉक था। क्या मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है? आखिर मैं घर के दूसरे कमरे में क्यों नहीं जा पा रही? उसने अक्सर पिक्चरों में देखा है कि किस तरह धोखा देकर लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। उसे घबराहट होने लगी। कहीं चंद्र ने भी उसे शादी का झांसा देकर अगवा तो नहीं कर लिया? अब उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसने एक पिक्चर में देखा था, ऐसे शानदार घरों में गुप्त द्वार भी होते हैं जिनका रास्ता किसी मूर्ति या अलमारी से होकर जाता है। रुचि उठकर दीवारों पर तलाशने लगी, मगर कामयाब ना हो सकी। फिर उसने सोचा, नाइटी उतार कर कपड़े बदल लूं, फिर यहाँ से निकलने की युवती ढूंढती हूँ। वो बाथरूम में गई। अलमारी खोलकर एक सूट निकाला। जैसे ही अलमारी बंद करने लगी, उसे हैंगर के पीछे एक काले रंग का बटन सा दिखा। उसके दिमाग में कहीं यह बटन के दबाने से रास्ता न खुलता हो। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर उसने वह बटन दबाया। घर की आवाज़ के साथ अलमारी
दो भागों में बट गई। रुचि की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बीच रास्ते से अंदर घुस गई। नीचे जाने की सीढ़ियां सामने थीं। वह दबे कदमों से नीचे उतरने लगी। सामने नन्हे नन्हे बच्चे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ रो रहे थे। कुछ बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें चुप करा रहे थे। यह अलग बात थी कि वह स्वयं भी चुप चुप के रो रहे थे। रुचि सन रह गई। रुचि को देखकर वह नन्हे मुन्ने बच्चे सहम गए। नहीं आंटी, हम नहीं रोएंगे, हमें मारना नहीं। और रोते बच्चे सहम कर जमीन पर लेट गए। रुचि उनके पास गई, प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, आपको यहाँ पर किसने बंद किया है और कौन सी आंटी मारती हैं? डरो नहीं बच्चों, बताओ आपका घर कहाँ है? रुचि का प्यार भरा स्पर्श पाकर बच्चे सुबक पड़े। वो आंटी बड़ी गंदी हैं। जब हम कहते हैं हमें मम्मी के पास जाना है तो गंदी आंटी हमें छड़ी से पीटती हैं, हमें दूध भी नहीं देती। आंटी, हमें अपनी मम्मी के पास जाना है। आप तो बहुत अच्छी आंटी हैं। आपने हमें प्यार किया और आप हमारी मम्मी के पास ले जाएंगी ना? बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर रुचि का मन भर आया। उसने नन्हे नन्हे बच्चों को सीने से चिपका लिया। डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। मैं आपकी मम्मी के पास लेकर जाऊंगी। रुचि की यह बात सुनकर बच्चे खुशी के मारे ताली पीटने लगे। खामोश बच्चों, अभी शोर ना मचाओ, शांत रहो, वरना गंदी आंटी सुन लेगी तो उससे भागने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे एकदम चुप हो गए। रुचि ने अब रास्ता ढूंढना शुरू किया, मगर कहीं रास्ता न दिख रहा। वह ऊपर अपने कमरे में आ गई, तहखाने का रास्ता बंद कर दिया। पलंग पर लेटकर वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अब उसे पक्का विश्वास हो गया था कि वह भी किसी जाल में फंस चुकी है। तभी बाहर का दरवाज़ा खुला। योगी अंदर आया। उसके पीछे वह भयानक चेहरे वाले आदमी था। रुचि आंखें बंद किए लेटी रही। बाहों की झिर्री से वह देखने लगी कि योगी क्या करता है। उसे सोया जानकर योगी बाथरूम में घुस गया। पीछे पीछे वह आदमी हाथ में टोकरी लिए घुस गया। अलमारी के गुप्त रास्ते से दोनों तहखाने में दाखिल हुए। रुचि धीरे से उठकर उनके पीछे पीछे चल दी। वह छुपकर देखने लगी कि योगी ने एक एक पैकेट टोकरी से निकालकर बच्चों को दिया। एक 4 साल का बच्चा दूध मांगने लगा तो योगी ने गुस्से में उसे उठाकर पटक दिया। क्यों बे, दूध पिएगा? तेरा बाप यहाँ खजाना गाड़ गया है। चुपचाप खाना खा ले, वरना तेरी बोटियां चबा जाऊंगा। योगी का ऐसा रूप देखकर रुचि को योगी से घृणा हो गई। तभी उसने देखा योगी ने बिजली के स्विच के पास सबकी नज़र बचाकर रेगुलेटर दबा दिया। बिना आवाज़ किए दरवाज़ा चिक की तरह ऊपर उठ गया और योगी उसमें समा गया। भयानक चेहरे वाला, जिसका नाम रंगा था, वापस मुड़ा तो रुचि भागकर अपने पलंग पर आकर लेट गई। उसी प्रकार आंखें बंद कर ली थी। रंगा उसी प्रकार बाहर निकल गया तथा बाहर से लॉक कर दिया। रुचि की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पार कर गई थी। आखिर वह दरवाज़ा कहाँ जाता है, जाकर देखना चाहिए। अगर पकड़ी गई तो उसकी हालत क्या होगी, यह सोचकर वो क्षण भर के लिए काँप गई। मगर बिना रिस्क लिए वह निकल भी तो नहीं पाएगी। यह सोचकर वह चुपके से तहखाने में आ गई। रेगुलेटर के पास जाकर उसने उसे दबाया। द्वार ऊपर सिमट गया। वो उसमें समा गई। बगल में उसे रेगुलेटर दिखाई दिया। उसे दबाया तो दरवाज़ा नीचे गिर गया। चेक करने को दबाया तो दरवाज़ा सिमट गया। अब निश्चिंत होकर आगे बढ़ी तो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। हौले हौले कदमों से ऊपर चढ़ने लगी। सामने एक गेट नज़र आया जो शायद बाहर गली में खुलता था। उसके बगल में एक शानदार कमरा था। उसका पल्ला थोड़ा खुला था। अंदर शानदार पर्दे लगे थे। जरा सा झांक कर देखा, कुछ बदमाश टाइप लोग बैठे थे
तभी उसके कानों में योगी की आवाज़ पड़ी, देखो प्रदीप, ये बच्चे यहाँ से निकाल दो। ऊपर से बच्चों को माँ बाप के प्रेशर पर पुलिस कमिश्नर ने सीआईडी को यह केस सौंप दिया है। इन्हें इस प्रकार से बाहर भिजवा दो, फिर देखेंगे इनका क्या करना है। जी सर, कल रात को एक वैन आएगी, उसमें इन भेजने का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। रुचि को तो काटो तो खून नहीं, कल बच्चे चले जाएंगे पता नहीं कहाँ। नहीं, मुझे इसके पहले ही कुछ करना होगा, मगर कैसे, क्या करूँ? उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तभी उसे एक तरफ और सीढ़ी जाती दिखी। वह उधर ही बढ़ती चली गई। तभी कुछ आहट सुनाई दी। रुचि जल्दी से सीढ़ी की ओट में हो गई। योगी ने गेट के पास बटन दबाया तो गेट खुल गया। 4 आदमी थे। योगी उनके साथ गेट के बाहर निकल गया। गेट ऑटोमेटिक था, स्वतः बंद हो गया। ये रुचि का भाग्य ही कहा जाए कि उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। अब रुचि ने देर करना उचित नहीं समझा। वह भागी भागी तहखाने में गई, सब बच्चों को इकट्ठा करके ऊपर ले आई। मन ही मन डर भी रही थी कि कहीं कोई आ न जाए। अपने मन में ईश्वर का स्मरण कर उसने एक कदम उठाया था। गेट के पास का बटन दबाया और बच्चों को लेकर गली में निकल आई। दौड़ो, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। उसने टैक्सी की और अपनी सहेली विभा के घर पहुंची। उसके पापा विरोधी पार्टी के नेता थे। रुचि की बात सुनकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर राजेश भाटिया को फ़ोन कर सारी स्थिति से अवगत कराया। वह उनके घर आए। रुचि ने बिना कुछ छुपाए पूरी बात कमिश्नर साहब को बता दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सादी वर्दी में वहां रात्रि में ही छापा मारकर श्वेता व योगी को गिरफ्तार कर लिया। योगी को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। उन्हीं के बयान पर 10 लड़कियां भी बरामद कर ली गई। रुचि को सम्मानित कर उसे सीआईडी की नौकरी दे दी गई। हर अखबार में उसकी प्रशंसा के कॉलम भरे गए। जिसने बहेलियों के चंगुल में फंसे मासूम बच्चों का पिंजरा खोलकर उन्हें आज़ाद कराया। इतने सम्मान के बावजूद रुचि के मन में अपने पहले प्यार की कसक नासूर बनकर रह गई। पिंजरा खुल गया और हर मासूम अपने परिवार के पास पहुंच गया। धन्यवाद आप सभी का, जिसने मेरी कहानी सुनने का समय निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आपका साथ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।